Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के बारे में बात करने से पहले हम इसके ऑथर का नाम जान लेते हैं। ऑथर कौन है इसके? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है, ऑथर का नाम क्या है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ऑथर जो होते हैं वो आपके ज़रूरी होते हैं, मैं आपको बार बार बताती हूँ क्योंकि इनके आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है और इनके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस में भी काफ़ी बार आ जाता है। ठीक है, तो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हमने जो पढ़ा था उसमें हमने एक लड़के की स्टोरी पढ़ी थी जिनका नाम क्या था? रिचर्ड ई ब्राइट। तो कैसे वो अपनी क्यूरियोसिटी, पर्सिवरेंस और डिटर्मिनेशन की वजह से एक साइंटिस्ट बन गए, एक छोटा सा बच्चा है ना, कैसे वो बड़ा एक साइंटिस्ट बन गया बड़ा होने के बाद। तो उस बारे में ये चैप्टर था। तो आज इसका ओवरव्यू देखते हैं जिससे हमें रिवाइज हो जाएगा एक बार। तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट किसके बारे में स्टोरी है? एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में। He was a curious child right from the beginning years of his life. वो शुरू से ही काफ़ी क्यूरियस थे, उनको हर चीज़ जानने की इच्छा होती थी, है ना, जब वो छोटे थे तब से ही। He had started collecting butterflies in his childhood and by the time he is in second grade, he had already gathered all the 25 species found in his hometown. जब वो छोटे थे तब उन्हें बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का काफ़ी शौक था और सेकंड स्टैंडर्ड में ही उन्होंने अपने होम टाउन में जो 25 तरीके की स्पीसीज थी वो सारी बटरफ्लाइज उन्होंने पकड़ ली थी। ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स। उसके अलावा वो कॉइन्स भी कलेक्ट करते थे अलग अलग, फॉसिल्स भी, फॉसिल्स जो होते हैं अवशेष वगैरह, और रॉक्स कलेक्ट करते थे। One day his mother gave him a book named The Travel of Monarch X. This book has been a turning point in life and introduced him to the world of science. ठीक है, अब उनकी मदर ने उनको एक बार एक बुक ला के दी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो मोनार्क क्या थी? एक स्पीसीज थी बटरफ्लाई की जिसके बारे में ये बुक थी। और ये बुक पढ़ने के बाद ई ब्राइट के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई इन चीज़ों को लेकर, और यही चीज़ थी जिन्होंने एक साइंटिस्ट बनने की जो उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो इसी वजह से हुई थी। He experienced the real science in country science fair and moreover he understood that to win something he needs to do something extraordinary. उसके बाद उन्होंने कि भाई रियल साइंस क्या होती है वो कहाँ से जाना? साइंस फेयर के थ्रू जाना, जो मेले लगते थे उनके थ्रू जाना, है ना। और उन्हें वहाँ से ये भी रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर कुछ अलग यूनिक दिखना है तो हमें चीज़ें भी यूनिक करनी होंगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी होंगी। Later, for his 8th grade, he selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all the monarch caterpillars every year. ठीक है, फिर जब वो 8th स्टैंडर्ड में आए तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने साइंस फेयर के लिए एक ऐसा असाइनमेंट चूज़ किया जिसमें क्या था कि भाई ऐसी क्या बीमारी है जो मोनार्क को हो रही है जिसकी वजह से जब वो कैटरपिलर स्टेज पे आते तो उनकी डेथ हो रही थी। ही थॉट दैट द कॉज ऑफ दिस कुड बी अ बीटल, सो ही रोज कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, हाउएवर ही वाज रॉन्ग। उन्होंने पहले क्या अनुमान लगाया कि शायद बीटल्स की वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्होंने क्या किया? कैटरपिलर्स को और बीटल्स को एक साथ ग्रो करना शुरू किया, बट वो गलत थे। नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वाज टेस्टिंग द थियोरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट क्या था उनका? कि जो वाइसरॉय स्पीसीज की बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं। हिज प्रोजेक्ट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड इन कंट्री साइंस फेयर। ठीक है, उनका जो प्रोजेक्ट था उसको जूलॉजी वाले फेयर में कितने मिले? उस डिवीजन में फर्स्ट प्राइज मिला, और पूरे कंट्री फेयर के अकॉर्डिंग उनको कौन सा स्टेज मिला? थर्ड प्राइज मिला था। In his second year of high school, Richard E. Bright research led to his discovery of an unknown insect hormone, which led to his new theory on the lives of cell. फिर जब वो हाई स्कूल में आए उसमें जब वो रिसर्च कर रहे थे तब उनको क्या डिस्कवरी पता लगी कि एक इंसेक्ट हार्मोन होता है ना, और उसकी वजह से उन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर की आगे? थियरी ऑफ
on the lives of cells. He tried to find the purpose of tiny golden spots on the back of monarch pupa. This project won first place in a country science fair and a chance to work in Walter Reed Army Institute of Research. उसके बाद उन्होंने कि भाई ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं या प्यूपा हैं, इनके ऊपर ये गोल्डन स्पॉट्स क्या होते हैं, इनका क्या काम है, उसके बारे में रिसर्च की. उनके उस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला और उन्हें कहाँ काम करने का मौका मिला? वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में. As a high school student, he continued his advanced experiment and finally was able to identify हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. फिर उन्होंने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया, फिर उन्होंने क्या पता लगाया? वो जो इंसेक्ट हार्मोन था उसका स्ट्रक्चर पता लगाया पूरा. वन डे वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द हार्मोन ही गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थियरी दैट टेल्स सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. ठीक है, फिर जब वो उन्हीं केमिकल स्ट्रक्चर्स का एक्सरे देख रहे थे तब उन्हें अपनी नई थियरी पे काम करने का मौका मिला. या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने नई रिसर्च स्टार्ट की जो किस बारे में थी कि जो सेल्स हैं वो डीएनए के ब्लूप्रिंट रीड कर सकते हैं. Ebright and his roommate constructed the plastic model of a molecule to illustrate the working of DNA. It was a big leap forward and got published in a magazine. फिर ईब्राइट और उनके साथ जो एक और उनका रूममेट था, उन्होंने वो डीएनए के वर्किंग वाला पूरा एक प्लास्टिक मॉडल बनाया और इस वजह से उनका काम इतना पसंद आया लोगों को कि मैगजीन में भी छपा वो काम. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स. और फिर उन्होंने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी? हार्वर्ड से, और बहुत अच्छे हाईएस्ट मार्क्स के साथ. He has other interests also like public speaking, debate and is also a canoeist and an outdoor person. ठीक है, उनके और भी इंटरेस्ट थे, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, डिबेट वगैरह करना, उन्हें बोटिंग भी पसंद थी, बाहर घूमना रहना भी अच्छा लगता था. Also he was competitive but in a good sense and always want to do his best. वो कॉम्पिटिटिव भी थे लेकिन पॉजिटिव वाला कॉम्पिटिशन, और हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते थे. Moreover he possesses all the traits of becoming a good scientist. उनमें वो हर खूबी थी जो एक अच्छे साइंटिस्ट में होनी चाहिए. ठीक है, तो यही हमने पूरे चैप्टर में स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है. अब इसका हिंदी वर्जन देख लो ताकि आपको याद करने में ईजी रहे. तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में एक कहानी है. वह अपने जीवन के आरंभिक वर्षों से ही जिज्ञासु बालक थे. उन्होंने बचपन में ही तितलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और जब वे दूसरी कक्षा में पहुंचे तब तक उन्होंने अपने गृह नगर में पाई जाने वाली सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था. इसके अलावा उन्होंने सिक्के, जीवाश्म और चट्टानें भी एकत्र की. एक दिन उनकी माँ ने उन्हें द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की किताब दी. ये पुस्तक उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उन्हें विज्ञान की दुनिया से परिचित कराया. उन्होंने देश के विज्ञान मेले में वास्तविक विज्ञान का अनुभव किया और इसके अलावा उन्होंने ये भी समझा कि कुछ जीतने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करने की आवश्यकता है. बाद में अपनी 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने वायरल बीमारी का कारण खोजने का कार्य चुना जिससे हर साल लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर मर जाते थे. उन्होंने सोचा कि इसका कारण एक भृंग हो सकता है, बीटल. इसीलिए उसने भृंगों की उपस्थिति के साथ कैटरपिलर उगाए. हालांकि वे गलत थे. अगले वर्ष विज्ञान मेले के लिए उनका प्रोजेक्ट इस सिद्धांत पर परीक्षण कर रहा था कि वाइसरॉय तितलियां सम्राटों की, मतलब जो मोनार्क हैं, उनकी नकल करती हैं. यहाँ पे आप ना इसको मोनार्क ही रखो, ठीक है, ये आपका मोनार्क ही है. उनके प्रोजेक्ट को प्राणी शास्त्र प्रभाग में प्रथम और देशी विज्ञान मेले में 3य स्थान मिला. हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड ईब्राइट के शोध से एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज हुई जिससे कोशिकाओं के जीवन पर उनका नया सिद्धांत सामने आया. उन्होंने मोनार्क प्यूपा की पीठ पर छोटे सुनहरे धब्बों का उद्देश्य जानने की कोशिश की. इस परियोजना ने देश के विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला. हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपना उन्नत प्रयोग जारी रखा और अंततः हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम हुए. एक दिन हार्मोन की एक्सरे तस्वीरें देखते समय उन्हें अपने नए सिद्धांत का विचार आया जो बताता है कि कोशिकाएं अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ सकती है. ईब्राइट और उनके रूममेट ने डीएनए की कार्य प्रणाली को दर्शाने के लिए एक अणु का प्लास्टिक मॉडल बनाया. ये एक बड़ी छलांग थी और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई. उन्होंने हार्वर्ड से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की. उनकी अन्य रुचि भी है जैसे सार्वजनिक भाषण देना, वाद विवाद करना, और वे एक कैनोइस्ट और आउटडोर व्यक्ति भी हैं.
इसके अलावा वे प्रतिस्पर्धी थे लेकिन अच्छे अर्थों में और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके अलावा उनमें एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के सभी गुण मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर है। आप इसकी थीम देख लो। यू आर मोटिवेटेड टू परस्यू योर ड्रीम्स बाय दिस चैप्टर। ईब्राइट हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एज अ चाइल्ड which ultimately inspired him to pursue a career in science. The path Ebright took to become a renowned scientist leaves a lasting impression on us. तो यहाँ पे थीम यही है कि आपको ये सिखाया जाए, आपको इसलिए मोटिवेट किया जाए कि अगर आप भी थोड़ा सा परसिवरेंस दिखाओगे, अपनी लगन दिखाओगे, चीज़ों में क्यूरियोसिटी दिखाओगे, अपनी मेहनत दिखाओगे, तो आप भी बड़ा कर सकते हो। और ये चैप्टर आपको यही करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। फॉर्मर भूतपूर्व, एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री, पर्पलिश बैंगनी कलर सा है ना, रिसर्च शोध, स्काउट बालचर, वेरिएटेड रंग बिरंगा, अधेसिव चिपचिपा, एडमायर प्रशंसा करना, एडल्ट व्यस्क, वायरल विषाणु जनित, जूलॉजी जंतु विज्ञान, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, बेसमेंट तहखाना, कैटरपिलर इल्ली जो ऐसी होती है ना, छोटे से जब होते हैं वो ग्रीन और ऐसे कलर के, बीटल ब्रिंग, ब्लूप्रिंट नकल, सेल्स कोशिकाएं, चेस पीछा करना, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक, कॉपी प्रतिलिपि, क्रेसेंट वर्धमान, कल्चर संस्कृति, डिबेटर विवादी, डिटर्मिनेशन निर्धारण, डेवलपमेंट विकास, डिवाइस उपकरण, डिस्प्ले प्रदर्शन, इनकरेज्ड प्रोत्साहित, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, इक्विपमेंट उपकरण, इवेंचुअली अंत में, एक्सीलेंट अति उत्कृष्ट, एक्साइटेड उत्तेजित, फेड खिलाना, फीडबैक प्रतिपुष्टि, फ्लॉक झुंड, फॉसिल्स जीवाश्म, आइडेंटिफाई पहचान, इंग्रेडिएंट सामग्री, जर्नल डायरी, किंडरगार्टन बालवाड़ी, लाइफ साइकिल जीवन चक्र। ठीक है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, मॉलिक्यूल अणु, नीट साफ, न्यूक्लियस नाभिक, ऑर्नामेंटल सजावटी, फिजिकल शारीरिक, प्रिवेंटिंग रोकना, प्रोबेबली शायद, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, रिकैप्चर्ड पुनः प्राप्त करना, रिसर्चर शोधक, सोफिस्टिकेटेड जटिल, स्पीसीज प्रजातियां, स्पॉट्स धब्बे, स्टार्लिंग सारिका, स्ट्रिंग तार, स्ट्रक्चर निर्माण, सब्जेक्ट विषय, टैग्ड चिन्हित, टीडियस थकाऊ, टेलीस्कोप दूरबीन। अब इसके पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे एनसीईआरटी वाले। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ईब्राइट्स लाइफ? एक बुक कैसे उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बनी, वो हमें बताना है। तो द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। जब उन्होंने ये बुक पढ़ी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, उन्होंने और क्यूरियोसिटी उनके अंदर जाग गई। उसके बाद उन्होंने क्या चीज़ में उनको इंटरेस्ट आ गया था, इनकी माइग्रेशन देखने में कि ये लोग कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। यही छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट था यही धीरे धीरे बड़ा होता गया और फाइनली वो एक बड़े साइंटिस्ट बन गए। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उनकी मदर ने उनकी कैसे मदद की? रिचर्ड्स मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिम। वो हमेशा उन्हें बढ़ावा देती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स फॉर हिम। वो उन्हें ट्रिप्स पर लेके जाती थी, उनके लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लेके आती थी। शी स्पेंट ऑल हर टाइम सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिम। वो हमेशा उनके लिए चैलेंजेस बनाती थी ताकि वो और अच्छा करे, अपना और बेस्ट दे सकें। दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न अ लॉट। इससे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। शी प्रेजेंटेड हिम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर। वही थी जो ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराई रिचर्ड की लाइफ में, और उसने रिचर्ड की लाइफ को पूरा बदल कर रख दिया था। वट लेसन डज ईब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? क्या लेसन मिला उन्हें इससे जब उन्हें साइंस फेयर में कोई भी प्राइज नहीं मिला था? तो ईब्राइट एग्जिबिटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज एट अ साइंस फेयर। उन्होंने क्या लगाया था, अपना क्या प्रोजेक्ट दिखाया था? स्लाइड्स दिखाई थी फ्रॉक टिश्यू की। ठीक है, तो ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज, उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला। He learned an important lesson that science is not just about display, it is about projects and experiment. तब उन्होंने ये लेसन सीखा, उन्हें ये सबक मिला कि साइंस दिखावट के बारे में नहीं है, साइंस है एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। He began conducting experiments from that day onwards. और फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स लगाना शुरू किया और वही चीज़ थी जो आज उन्हें यहाँ तक ले आई थी।
What experiments and project does he then undertake? फिर उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स किए? Ebright worked on many projects and conducted experiments. काफ़ी सारे different projects और experiments उन्होंने किए. उसके बाद in his 8th grade project he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. ठीक है, 8th grade में उन्होंने वो प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंट लगाया कि भाई क्या ऐसा बीमारी हो रही है जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाती हैं. ही अज्यूम्ड दैट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल. उन्होंने क्या अजम्पशन किया कि शायद बीटल की वजह से ये डिजीज उनमें आ जाती है. For the following year science fair project, he started testing the viceroy butterflies to show that they copied monarch butterflies. उसके अगले साल उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट लगाया कि भाई जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो बचने के लिए मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं. Besides, he also studied bright spots on the monarch pupa and discovered an unknown insect hormone that indirectly led to his new theory on the life of cells and how cells read their DNA. उसके बाद आगे जो उन्होंने स्टडी करी वो की मोनार्क प्यूपा पे जो धब्बे होते हैं गोल्डन कलर के, वो क्या है, उनका पर्पस क्या है, जिससे उन्हें एक इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता चला और जिसने अल्टीमेटली उनको एक नई थियोरी दी जो सेल वाली थियोरी थी उस पर वो है. तो आपको यहाँ पर पूरा बताना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कब किया और वो कहाँ एंड करता है. ठीक है, पूरा देना है डिटेल में जैसे मैंने यहाँ लिखा है. व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक साइंटिस्ट में? तो 3 एसेंशियल क्वालिटीज हैं. द फर्स्ट इज द फर्स्ट रेट माइंड. आपका माइंड फर्स्ट रेट होना चाहिए. नेक्स्ट इज द प्रेजेंट ऑफ क्यूरियोसिटी. आप में क्यूरियोसिटी होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द विल टू डू द बेस्ट एंड विन. आप में वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें अपना बेस्ट देना है और जीतना है. कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए बट पॉजिटिव वे में. ऐसा नहीं कि आप जीतने के लिए कोई गलत रास्ता अपना रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी और द विल टू डू द बेस्ट एंड विन. अब थिंक अबाउट इट वाले देखो. हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन. ठीक है, कोई एक साइंटिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट या एक हिस्टोरियन कैसे बनता है? Does it simply involve reading many books on the subject? Does it involve observing, thinking and doing experiments? क्या सिर्फ हम बुक्स पढ़ने से ऐसा कुछ बन सकते हैं या फिर हमें चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, उस पर अपनी भी थिंकिंग लगानी पड़ती है और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. तो रीडिंग बुक्स ऑन एनी सब्जेक्ट इज जस्ट एन आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. देखो, अगर आप कोई बुक पढ़ोगे ना तो उससे सिर्फ आप लर्न करोगे, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उस चीज़ से. A learner must work on developing his or her observation skill and thinking power. अगर आपको लिटरली चाहिए कि आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो आपको उसके लिए अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी होंगी, थिंकिंग पावर लानी होगी अपने अंदर. To become a genius in a particular field, one must have a curious mind and the desire to explore new things by conducting real life experiments and working on related projects. देखो, अगर आपको कोई भी फील्ड में घुसना है या उसमें मतलब अच्छा करना है तो उसके लिए आपको उसके रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट्स भी करने होंगे, है ना, एक्सप्लोर भी करनी होंगी चीज़ें और प्रोजेक्ट्स भी यूज़ करने होंगे, तब जाके आप कुछ कर पाओगे उस चीज़ के बारे में. One must work hard and not feel taken down by mere failures. आपको बहुत मेहनत करनी होगी और छोटे छोटे अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर्स आ रहे हैं तो उससे पीछे नहीं हटना है. An urge to learn and discover a new theory requires a person to put in a lot of sweat and effort in any particular area of interest. आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी होगी. सिंपल सी बात ये है. तो ये सब किस बारे में? आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, थिंकिंग, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस, इसके बारे में. इसी के थ्रू आप कुछ बड़ा बन सकते हो. ऐसे सिर्फ बुक से कुछ नहीं होता. ठीक है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है. You must have read about cells and DNA in your science books. Discuss Richard E. Bright's work in the light of what you have studied. हमने सबने डीएनए के बारे में पढ़ा है, हमारी बुक्स में सेल्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा है उसको डिस्कस करो रिचर्ड ई ब्राइट के काम से. इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड ई ब्राइट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई. अगर आपको भी ऐसी ही एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती जैसे रिचर्ड को मिली है तो आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो और क्यों? तो डीएनए कैरी द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी, ये हम सबको पता है. दे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. If I get an opportunity to work like Richard E. Bright, I would choose to study about diseases. By studying the DNA, I may find ways and means to cure many illnesses. देखो, अगर कोई भी
म्यूटेशन वगैरह होती है ना, कोई डिजीज़ या कुछ भी अगर हमारी बॉडी में कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आता है जो हमारे फादर मदर से अलग होता है, तो वो म्यूटेशन की वजह से होता है। उसको पता लगाने के लिए आपको डीएनए के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके फिंगरप्रिंट्स और सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मुझे ऐसा कोई काम करने को मिलेगा तो मैं डिजीज़ पे काम करना चाहूँगी, क्योंकि मैं डीएनए की स्टडी करके डिजीज़ और उसकी इलनेस का कॉज पता लगा सकती हूँ। आपको जो लिखना है वो भी आप लिख सकते हो, आपको जिस फील्ड में काम करना है, जो इंटरेस्टेड हो आप उसमें, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके PYQs देखो। पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वियरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। तो रिचर्ड जो थे वो काफ़ी प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन बुरे वे में नहीं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिचर्ड जो है उनको जीतने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, है ना, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो जीतते इसलिए थे क्योंकि उनमें इच्छा थी बेस्ट करने की। For the right reasons he wants to be the best, and that is one of the ingredients in making of a scientist. अगर आप में वो इच्छा है कि आपको अपना बेस्ट देना है, तो वो एक मेन सामग्री है एक साइंटिस्ट बनने के लिए। Start with a first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons. तीन चीज़ें, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी और अ विल टू विन, ये होनी चाहिए। ई ब्राइट में तीनों क्वालिटीज़ थी। From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. जब से जो बुक थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, उसने रिचर्ड के लिए एक नया साइंस का पूरी दुनिया खोली, तब से उन्होंने अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को कभी भी खोया नहीं है। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स देखो। रिचर्ड वॉज नॉट कम्पिटिटिव इन अ बैड सेंस। दिस इम्प्लाइज, रिचर्ड जो थे वो प्रतिस्पर्धी थे लेकिन बैड सेंस में नहीं थे। वो क्या इम्प्लाई कर रहा है? He wanted to give his best, वो अपना बेस्ट देना चाहते थे। His motive was not just to win, उनका सोल पर्पस सिर्फ जीतना नहीं था। He did not want to win to get a prize, वो इसलिए नहीं जीतना चाहते थे कि उन्हें कोई प्राइज मिले। तो ये तीनों ही चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। According to Mr. Wearer, the ingredients in making of a scientist include, वो तीनों जो ingredients की बात हुई है आपको वो लगाना है। ठीक है, keen sense of inquisitiveness, the sole desire to win, to excel and win despite the odds, to be awarded for achievements. इसमें से कौन सा वाला है जो एक साइंटिस्ट में होना चाहिए? क्या उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, या फिर उसकी सिर्फ जीतने की इच्छा होनी चाहिए, या फिर उसको कोई भी तरीके से बस जीतना है, या फिर उसको अचीवमेंट्स की ज़रूरत होती है? तो क्या होना चाहिए उसमें? एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू ई ब्राइट इज, ई ब्राइट के बारे में इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ही वॉज कॉम्पिटिटिव वो थे। ही हैड द इंग्रीडियंट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, उनमें वो इंग्रीडियंट्स थे एक साइंटिस्ट बनने के लिए। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन विनिंग, वो विनिंग में सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये वाला नॉट ट्रू है। ठीक है, रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। दिस मीन्स, जो लास्ट में लाइन बोलेगी कि उन्होंने अपनी साइंटिफिक जिज्ञासा कभी भी नहीं खोई, इसका मतलब क्या है? ही इज सेटिस्फाइड विद द वर्क ही डज, वो संतुष्ट हैं जो काम वो कर रहे हैं। ही कंटिन्यूज टू बी अ कीन लर्नर, वो और सीखना चाहते हैं। ही हैज़ अ फर्स्ट रेट माइंड, ही हैज़ वॉन ऑल साइंटिफिक कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे जब क्यूरियोसिटी की बात हो रही है तो मतलब वो अभी भी और लर्न करना चाहते हैं। द वर्ड कॉम्पिटिटिव डज नॉट मीन द सेम, इसमें से कौन सा वाला है जो कॉम्पिटिटिव का मतलब नहीं है? टू बी बेटर देन अदर्स, दूसरों से ज़्यादा अच्छा करना। टू कम्पीट विद अदर्स, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। टू पुट इन वंस बेस्ट, टू बी रुथलेस वाइल कॉम्पिटिटिंग। तो देखो कॉम्पिटिटिव में क्या नहीं होना चाहिए? टू बी रुथलेस। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलत तरीके से कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके MCQs देखो। What did E. Bright learn when he lost at the country science fair? जब वो पहली बार साइंस फेयर में हार गए थे तो उन्होंने क्या सीखा? It was important to do real projects. रियल प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है। साइंस was not just about neat display. सिर्फ दिखावट नहीं है साइंस। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट वॉज इम्परेटिव, एक्सपेरिमेंट्स लगाना ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ें उन्होंने सीखी थी इससे, तो ऑल ऑफ दी अबव। हाउ मेनी टाइनी गोल्ड स्पॉट्स डज अ मोनार्क प्यूपा हैव? कितने टाइनी गोल्ड स्पॉट्स एक मोनार्क प्यूपा पर होते हैं वो आपको बताने हैं। तो कितने होते हैं? 12। ठीक है, कितने होते हैं? 12 स्पॉट्स होते हैं।
Why does Richard call Mr. Weir the perfect person? रिचर्ड जो है वो मिस्टर वेयर को परफेक्ट पर्सन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिचर्ड उनको एडमायर करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, या ही ओपन रिचर्ड्स माइंड टू न्यू आइडियाज़, उन्होंने और न्यू आइडियाज़ रिचर्ड को दिखाए, ही सपोर्टेड रिचर्ड, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, या ही लव्ड रिचर्ड? तो इसमें से कौन सा था जो वो परफेक्ट पर्सन बोलते थे उन्हें? क्योंकि उन्होंने और आइडियाज़ रिचर्ड के लिए खोले। ठीक है। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Who is the scientist? ठीक है, 22 साल की उम्र का एक इंसान था, है ना, या फिर एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका इंसान था, जिसने एक नई थियोरी से साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइट किया सेल्स की थियोरी को लेकर। तो वो पर्सन कौन था? वो रिचर्ड एच ईब्राइट थे। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। हु इज़ दिस कंपेनियन? ठीक है, मैं अकेली उसकी कंपेनियन थी, साथी थी, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था। तो ये किसने बोला था? ईब्राइट की मदर ने बोला था। By the time he was in second grade, how many species of butterflies Ebright had collected? सेकेंड स्टैंडर्ड में जब वो आ गए थे तब कितनी तरीके की प्रजातियां उन्होंने कलेक्ट कर ली थी बटरफ्लाई की? 25. How long does the butterfly collecting season last? बटरफ्लाई कलेक्ट करने का सीजन कब तक रहता है, ये आपको बताना है। तो कब तक रहता है? 12 वीक्स तक रहता है, 4 हफ्तों तक रहता है, 6 हफ्तों तक रहता है, या 8 हफ्तों तक रहता है? तो कितना रहता है? 6 हफ्तों तक, 6 वीक्स। Ebright found that a dash would not eat ordinary bird food, it would eat all the dash it could get. ठीक है, Ebright ने ये पता लगाया था कि क्या वाइसरॉय जो हैं, क्या वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती, वो फूड खाती हैं, वो मोनाक खा लेती हैं, या फिर स्टारलिंग। ठीक है, तो देखो इतना हमें पता है कि स्टारलिंग की बात हुई थी कि जो स्टारलिंग्स होती हैं वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती हैं। ठीक है, तो वो क्या खाती हैं? अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है स्टारलिंग के साथ वाली, या तो वो मोनाक्स खाती हैं या फिर वो वाइसरॉयस खाती हैं, है ना, या तो वो मोनाक्स खाती हैं या फिर वो वाइसरॉय खाती हैं। ठीक है, तो वो क्या खाती थी? मोनाक्स। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एड डैश। ठीक है, फर्स्ट रेट माइंड से शुरू करना है, फिर क्या ऐड करना है? क्यूरियोसिटी ऐड करनी है, और फिर विल टू विन द रीजन। ये तो आपको याद रखना ही है, ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें इतने ही मल्टीपल चॉइस थे। अब इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स इग्नाइटेड रिचर्ड्स क्यूरियोसिटी इन बटरफ्लाइज फर्दर। ठीक है, जो बुक थी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उसने रिचर्ड के अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा को जला दिया था बटरफ्लाइज को लेकर। डू यू थिंक समटाइम्स पीपल और थिंग्स अराउंड अस कैन एक्ट एज कैटलिस्ट टू शेप आवर लाइफ्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे अराउंड चीज़ें या लोग जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं हमारी लाइफ को एक शेप देने के लिए? कैटलिस्ट का वर्क तो सबको ही पता है ना, कोई भी रिएक्शन फास्ट करना, है ना। तो रिचर्ड वॉज बोर्ड विद बटरफ्लाइज, सो हिज मदर बॉट हिम अ बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स टू रीड एंड एन्जॉय। रिचर्ड जो है वो बटरफ्लाई से बोर हो गए थे, और तभी उनकी मदर ने उनको ये बुक ला के दी। After reading this book, he studied the migration of butterflies and it opened the world of science to him. जब उन्होंने ये बुक पढ़ी तब उनको क्यूरियोसिटी जागी वापस बटरफ्लाइज के लिए, है ना, और फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई ये कैसे माइग्रेशन करती हैं, आती जाती हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, और इसने इनके लिए साइंस की एक नई दुनिया खोल दी थी। Truly, some people can be source of inspiration to us because they play the role of catalyst to ignite our inner fire to reach our goal in life. अगर उनकी मदर वो बुक नहीं देती तो शायद वो ये कभी नहीं कर पाते, उनका इंटरेस्ट ही फिनिश हो गया था। तो ये बात सच है कि कोई चीज़ें या कुछ भी ऐसा मीडियम या कोई पर्सन हमारी लाइफ में एक इंस्पिरेशन बनकर आता है जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है हमें हमारे गोल तक पहुंचाने के लिए। रिचर्ड्स मदर वॉज हिज कंपेनियन एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम। तो रिचर्ड की जो मदर थी वो उनकी साथी थी और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। अ पेरेंट शुड ट्राई टू बी अ कंपेनियन टू अ चाइल्ड। एक पेरेंट को हमेशा ये चीज़ ट्राई करती रहनी चाहिए कि वो अपने बच्चे का दोस्त बने, उसका साथी बने। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो येस, रिचर्ड्स मदर वॉज हिज ट्रू फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम इन ऑल स्टेप्स ऑफ लाइफ टू बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। रिचर्ड की मदर उनकी सच्ची दोस्त थी जिन्होंने हर तरीके से रिचर्ड की मदद की एक बड़ा साइंटिस्ट बनने में। इट इज़ नेसेसरी टू बी अ फ्रेंड टू अ चाइल्ड रादर देन बी पेरेंट्स। देखो, कभी भी अगर पेरेंट्स बनोगे ना तो बच्चा आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा,
अगर आप उसका दोस्त बनोगे तो ऑब्वियसली दोस्त के साथ तो दोस्त कनेक्ट करता ही है। तो वही वाली बात है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। As a friend, we can understand his problems better than he is facing because we have also gone through all this in our teenage years. ठीक है, तो हम अगर दोस्त बन के कोई चीज़ें देखेंगे तो हमने भी सेम एक्सपीरियंस किए हैं अपनी टीनेजर ईयर्स में, तो हम चीज़ें समझ भी पाएंगे और उस पर एक्ट भी कर पाएंगे। What other interest besides science did Richard E. Bright pursue? ठीक है, साइंस के अलावा उनको क्या क्या इंटरेस्ट थे, वो क्या क्या और करते थे। Richard E. Bright was interested in science in childhood and had won many competitions, but he also had many other interests. उन्होंने साइंस का उनको बहुत शौक था, उसमें उन्होंने काफ़ी प्राइजेस भी जीते, बट उनके और भी इंटरेस्ट थे। He was a passionate public speaker and was an important part of the debating society and Model United Nations क्लब। ठीक है, तो वो उनको जो पब्लिक स्पीकिंग करना, भाषण देना भी पसंद था, वाद विवाद का भी वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे, है ना। ही वॉज एन एंथुजियास्टिक फोटोग्राफर। ठीक है, उनको फोटोग्राफी करने का भी काफ़ी शौक था, स्पेशली इंटरेस्टेड इन नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। ही वॉज ऑल्सो अ कनोइस्ट एंड एन्जॉयड दी आउटडोर्स। उन्हें बोटिंग करना भी काफ़ी पसंद था और वो बाहर की ब्यूटी भी काफ़ी इंजॉय करते थे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। Why did Richard lose interest in tagging butterflies? Richard का इंटरेस्ट क्यों चले गया था बटरफ्लाइज को टैग करने से? Richard raised thousands of butterflies. उन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाइज पाली थी। टैग दैम एंड रिलीज दैम टू स्टडी देयर माइग्रेशन। उन्होंने उनको टैग किया, फिर वो छोड़ देते थे उनका माइग्रेशन पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। बट सून ही लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज ओनली 2 of his tagged butterflies were returned to him and they had traveled only 75 miles. ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्यों चले गया? सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज थे जो वापस उनके पास रिटर्न आई, और वो भी सिर्फ 75 माइल्स तक जाकर। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया था। How did E. Bright use determination and perseverance to achieve his aim of becoming a scientist? यहाँ पे आपको E. Bright की पूरी स्टोरी लिखनी है शुरू से एंड तक। सिंपल आपको ये काम यहाँ पर करना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई उन्होंने कैसे अपनी मेहनत लगन सब चीज़ों से वो एक साइंटिस्ट बने। तो रिचर्ड ई ब्राइट हैड बीन अ क्यूरियस चाइल्ड सिंस ही वॉज इन किंडरगार्टन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है कि वो शुरू से एक जिज्ञासु बच्चे थे। हिज क्यूरियोसिटी प्रॉम्प्टेड हिम टू कलेक्ट रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स एंड बटरफ्लाइज। यही जिज्ञासा थी उनकी जिसकी वजह से वो रॉक्स कलेक्ट करते थे, अवशेष कलेक्ट करते थे, सिक्के कलेक्ट करते थे और बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। His mother's encouragement and his bright mind also contributed to making him a successful scientist. उनकी मदर का बढ़ावा देना और उनका जो माइंड था, जो फर्स्ट रेट था, उसने भी काफ़ी योगदान दिया है अपना एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने में। His mother got him all that he needed to develop his scientific bent of mind. उनकी मदर ने उनको हर एक चीज़ ला के दी जो ज़रूरी थी उनके साइंटिफिक माइंड को डेवलप करने की लिए। His response to Dr. Frederick A. Urquhart to collect butterflies for his research gave him an opportunity in his endeavors. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. फिर जब वो 7th क्लास में आए तब उन्हें ये बात पता चली कि भाई एक रियल साइंस का क्या मतलब होता है। जब उन्होंने कंट्री साइंस फेयर में अपना प्रोजेक्ट लगाया था और वो हार गए थे, तब उन्होंने ये लेसन लर्न किया। ही रियलाइज दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेड अ नीट डिस्प्ले। तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि भाई जो लोग जीते हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स लगाए थे, ना कि मेरी तरह सिर्फ एक डिस्प्ले। Thereafter, E. Bright worked sincerely on every science project he got every year in school. उसके बाद उन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट पे हर साल बहुत मेहनत से काम किया। Then he stood first in a country fair that gave him entry into the International Science and Engineering Fair where he won 3rd place. उसके बाद उन्होंने जब दूसरा ये रियल एक्सपेरिमेंट्स लगाने लगे तब वो कंट्री फेयर में जो है फर्स्ट आए, और उसके बाद उनको इसमें इंटरनेशनल साइंस में एंट्री मिली जहाँ पे उन्हें 3rd प्लेस मिली उसी सेम प्रोजेक्ट के लिए। ही देन वेंट ऑन टू विन द हाइएस्ट ऑनर्स एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की हार्वर्ड से अपनी। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life and DNA. फिर हाई स्कूल में उनकी रिसर्च थी जिसमें था कि भाई मोनार्क पीपा पे जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं इनका क्या प्रोसेस है। उस चीज़ ने उनको कहाँ ले गया, उनकी जो बिल्कुल मेन थियोरी थी सेल लाइफ और DNA के बारे में। He never lost his perseverance and determination and thus always kept on moving in life.
कीपिंग ऑल हिज फेलियर्स असाइड एंड दस ही बिकेम अ रिनोड साइंटिस्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कभी भी अपना परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा और हमेशा नई चीज़ें वो सीखते रहे, जिसकी वजह से वो एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट बन गए। ठीक है, तो इसमें आपके इतने ही क्वेश्चंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, काफ़ी इंकरेज करता है आपको। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।